नमस्कार। आज हमारी चर्चा का फोकस है टीपू सुल्तान, जिन्हें इतिहास शेर मैसूर के नाम से ज्यादा जानता है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा शासक जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों के खिलाफ वो जो साहस था, प्रतिरोध था, हाँ, वो याद आता है। सही बात है। हमारी ये जो बातचीत है, ये टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर में दी गई जानकारियों पर आधारित रहेगी। जी। तो मकसद यही है कि हम समझें कि टीपू सुल्तान कौन थे, उनका दौर कैसा था, अंग्रेजों से उनका टकराव क्या वजहें थीं, और फिर शासन में, तकनीक में उन्होंने क्या नया किया। हाँ, और उनकी विरासत आज भी क्यों इतनी अहम है? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस शख्सियत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो वो वक्त समझना जरूरी है। 18वीं सदी का भारत हाँ, एक कह सकते हैं कि उथल-पुथल का दौर था। हाँ, मुगल सल्तनत दिल्ली में कमजोर हो रही थी। हाँ, उसका असर दिखने लगा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये यूरोपीय ताकतें थी, खासकर अंग्रेज। वो अपना असर तेजी से बढ़ा रहे थे। पैर पसार रहे थे। हाँ, और इसी माहौल में दक्षिण भारत में मैसूर एक एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा। पहले हैदर अली के जमाने में और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान के दौर में। तो फिर टीपू के शुरुआती जीवन से ही शुरू करें। उनका जन्म देवनाहल्ली में 1749। जी, 20 नवंबर 1749, देवनाहल्ली। पिता हैदर अली, जो खुद मैसूर सेना में एक सिपाही से शासक बने थे। कमाल की कहानी है उनकी भी। हाँ, बिल्कुल। और माँ थी फातिमा फखरुन्निसा। दिलचस्प बात यह है कि टीपू का असल नाम सुल्तान फतेह अली था। अच्छा, तो ये टीपू नाम। वो एक स्थानीय सूफी संत थे, टीपू मस्तान औलिया। उनके सम्मान में उन्हें टीपू कहा जाने लगा। और उनकी पढ़ाई लिखाई, सुना है काफी जबानें जानते थे। हाँ, बचपन से ही ज़हीन थे और साहसी भी। फारसी, अरबी, कन्नड़, उर्दू, इन सब पर अच्छी पकड़ थी। और अंग्रेजी भी। कुछ स्रोत कहते हैं अंग्रेजी का भी ज्ञान था। साथ में धर्मशास्त्र, राजनीति, सैन्य विज्ञान सब सीखा। मतलब पूरी तैयारी एक शासक बनने की। बिल्कुल। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तोप चलाना, इन सब में तो माहिर थे ही। मिर्जा लाली, गुलाम अली जैसे उस्तादों से जंग की बारीकियां सीखी। तो लगता है बचपन से ही तलवार और कलम दोनों साथ चल रहे थे। इसमें उनके पिता हैदर अली का कितना हाथ था? क्या वो पहले से ही अंग्रेजों से होने वाले टकराव को देख रहे थे? यकीनन। हैदर अली बहुत बहुत चतुर शासक थे, महत्वाकांक्षी भी। हाँ। उन्होंने ही मैसूर को अपनी काबिलियत से एक ताकतवर राज्य बनाया था। सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश की, यूरोपियन स्टाइल पर। फ्रांसीसियों से मदद भी ली। अच्छा। और अंग्रेजों की जो विस्तार वाली नीतियां थीं, उनको सबसे पहले चुनौती देने वालों में हैदर अली थे। टीपू पर उनका जाहिर बहुत गहरा असर था। और युद्ध का अनुभव भी जल्दी मिल गया उन्हें। हाँ, बहुत कम उम्र में। पहला मैसूर युद्ध जब हुआ 1767-69, तब टीपू अपने पिता के साथ मैदान में थे, सिर्फ 17 साल के। सिर्फ 17 साल, और उसी में अपनी बहादुरी दिखा दी। बिल्कुल, अपनी दिलेरी और फौजी समझ का लोहा मनवाया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था उसमें। हाँ, और उसी पहले मैसूर युद्ध का नतीजा था वो मद्रास की संधि 1769 की, जो अंग्रेजों के लिए काफी, कह सकते हैं कि किरकिरी वाली बात थी। हाँ, ये हैदर और टीपू की बड़ी जीत थी। लेकिन देखिए, तनाव कम नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल, ज्यादा वक्त नहीं बीता और दूसरा मैसूर युद्ध शुरू हो गया 1780 से 84 तक। जी, इसकी वजह बनी अंग्रेजों का फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा करना और मद्रास संधि की शर्तों को तोड़ना। अच्छा, और इस बार टीपू की भूमिका और बड़ी थी। हाँ, इस बार वो और ज्यादा सक्रिय थे। पोल-लिल्लूर, आरकोट जैसी लड़ाइयों में अंग्रेज कमांडरों को भारी नुकसान पहुंचाया उन्होंने। कर्नल बेली को तो हराया था बुरी तरह। लेकिन इसी युद्ध के बीच 1782 में हैदर अली की मौत हो गई, कैंसर से। हाँ, ये मैसूर के लिए बहुत बड़ा झटका था। युद्ध चल रहा था और आपका सबसे बड़ा नेता चला जाए। अंग्रेजों ने तो सोचा होगा कि अब काम आसान हो गया। बिल्कुल, उन्हें लगा मैसूर कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन टीपू ने जिस तरह से हालात संभाले, वो कमाल था। कैसे? उन्होंने फौरन गद्दी संभाली और पिता की मौत की खबर को कुछ वक्त के लिए छुपाए रखा, ताकि सेना का हौसला न गिरे। बिल्कुल, और युद्ध को उसी ताकत से जारी रखा। अंग्रेजों पर दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि शायद बढ़ गया। और इसी दबाव का नतीजा थी वो 1784 की मैंगलोर की संधि, जिसके बारे में कहते हैं कि अंग्रेजों के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। हाँ, ये दिलचस्प बात है। मैंगलोर संधि शायद उस दौर में अकेली ऐसी संधि थी जो किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों पर अपनी शर्तों पर थोपी थी। अच्छा, अपनी शर्तों पर। हाँ, अंग्रेजों को टीपू के बराबर आकर समझौता करना पड़ा।
ये टीपू की शुरुआती मिलिट्री और डिप्लोमैटिक दोनों काबिलियत का जबरदस्त सबूत था। मतलब शुरुआत से ही उन्होंने जता दिया था कि वो अंग्रेजों के लिए आसान साबित नहीं होंगे। बिल्कुल, ये साफ हो गया था कि ये आने वाले वक्त में अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। तो 1782 में गद्दी संभाली और फिर 1799 तक, अपनी मौत तक, टीपू सुल्तान ने मैसूर पर राज किया। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वो सिर्फ जंग के मैदान के ही शेर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। शासन चलाने में भी उनकी एक अलग सोच थी। लगता है उनका मकसद मैसूर को एक मॉडर्न, खुशहाल, आत्मनिर्भर राज्य बनाना था। वाकई उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हैं उनको देखें तो ये बात साफ दिखती है, जैसे जमीन के सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, उसमें क्या खास था? उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई, किसानों से सीधा टैक्स लेने का सिस्टम बनाया, बिचौलियों को हटाया। अच्छा, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन किसान से। जी, और टैक्स भी फसल के हिसाब से तय किया। इससे किसानों को फायदा हुआ और राज्य की आमदनी भी रेगुलर हो गई। ये उस जमाने के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव कदम थे। और व्यापार और उद्योग, उसको लेके क्या नजरिया था? क्या सिर्फ पैसा कमाना मकसद था या कोई और रणनीति थी? नहीं सर, पैसे की बात नहीं थी। टीपू शायद ये समझ रहे थे कि अंग्रेजों की जो असली ताकत है वो उनकी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पावर में है, खासकर समुद्री व्यापार में। तो उन्होंने मैसूर में रेशम उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया, हथियार बनाने के कारखाने लगवाए, चीनी मिलें, यहाँ तक कि जहाज बनाने के डॉकयार्ड भी बनवाए। जहाज बनाने के डॉकयार्ड मैसूर में? हाँ, उन्होंने मैसूर के व्यापारिक रिश्ते फ्रांस से, ओमान से, दूसरे अरब देशों से मजबूत किए। ये एक तरह से इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने की कोशिश थी और अंग्रेजों का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको चैलेंज करने की कोशिश। ये सोच तो उस समय के भारतीय शासकों में कम ही मिलती है। बहुत कम। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी करेंसी भी जारी की। हाँ, पैगंबर सिक्का या अहमदी भी कहते हैं शायद। जी, अहमदी। सोने चांदी के सिक्के थे, फारसी में लिखावट होती थी, इस्लामी कैलेंडर या निशान इस्तेमाल होते थे। ये मैसूर के आर्थिक आज़ादी का सिंबल तो थे ही, साथ ही टीपू के शासन की इस्लामी पहचान भी दिखाते थे। और उन्होंने एक तरह का सरकारी बैंक सिस्टम बनाने की भी कोशिश की। हाँ, व्यापार और लेन देन को आसान बनाने के लिए। ये सब दिखाता है कि वो कितने दूर की सोच रहे थे। शिक्षा और धर्म के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उनकी धार्मिक नीति पर अक्सर सवाल उठते हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने मदरसों और स्कूलों को बढ़ावा दिया। धार्मिक नीति का मामला, हाँ, वो थोड़ा पेचीदा है, इस पर अलग अलग मत हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने अक्सर उनको कट्टर मुस्लिम शासक की तरह दिखाया, लेकिन कई दूसरे स्रोत हैं जो बताते हैं कि उनके प्रशासन में हिंदू काफी ऊंचे पदों पर थे। जैसे दीवान पुरनैया, वित्त मंत्री कृष्ण राव, ये बड़े उदाहरण हैं। ये भी जानकारी मिलती है कि उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के मशहूर रंगनाथ स्वामी मंदिर समेत कई हिंदू मंदिरों को जमीनें और तोहफे दान दिए। अच्छा। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने कुछ इलाकों में, खासकर जहां उन्हें विद्रोह का डर था या सामना करना पड़ा, वहां सख्ती भी दिखाई, मालाबार और कूर्ग में। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनकी नीति थोड़ी सिचुएशनल थी? ये एक संभावना है। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत को आंकते वक्त ये देखना जरूरी है कि जानकारी कहाँ से आ रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सही बात है। टीपू के मामले में हमें एक बैलेंस नजरिया रखना होगा। वो एक मुस्लिम शासक थे, उनकी नीतियां इस्लामी परंपरा से प्रभावित थी, ये साफ है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक कट्टर धर्मांध शासक कह देना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अब आते हैं उस चीज पर जिसने शायद टीपू को अपने वक्त से भी आगे खड़ा कर दिया, उनकी रॉकेट तकनीक, मैसूरियन रॉकेट्स। क्या खास था इनमें? ये वाकई में टीपू का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी योगदान था। हाँ? खास बात ये थी कि ये रॉकेट्स लोहे के खोल वाले थे, आयरन केस्ड। अच्छा, लोहे के? जी, उस जमाने में ज्यादातर रॉकेट बनते थे बांस या कागज के। वो ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाते थे। लोहे का खोल होने से इन मैसूरी रॉकेटों में ज्यादा बारूद भरा जा सकता था। तो ज्यादा दूर तक जाते होंगे? हाँ, और ज्यादा सटीक भी। करीब करीब 2 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। 2 किलोमीटर उस जमाने में? हाँ। ये तो कमाल है। बिल्कुल। इन्होंने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी फौज में काफी, आप कहिए कि, दहशत फैलाई थी। मतलब भारत में बनी टेक्नोलॉजी अंग्रेजों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई थी। हाँ, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात सुनिए। बताइए। अंग्रेज इन रॉकेटों से इतने इम्प्रेस हुए, या कहिए परेशान हुए, कि युद्ध के बाद उन्होंने पकड़े गए मैसूरी रॉकेटों की स्टडी की। अच्छा। और इसी तकनीक के बेस पर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, विलियम कॉन्ग्रेव। उन्होंने बाद में कॉन्ग्रेव रॉकेट बनाए, जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों ने नेपोलियन के खिलाफ युद्धों में खूब किया। अरे वाह, मतलब टीपू की तकनीक का असर वहां तक पहुंचा। जी, ये दिखाता है कि टीपू सिर्फ योद्धा या शासक नहीं थे,
तकनीक में, इनोवेशन में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। रॉकेट के अलावा बंदूक बनाने के कारखाने, तोप ढालने के सेंटर, घड़ी साजी, जहाज निर्माण, इन सब को बढ़ावा दिया। लेकिन टीपू की ये बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता की कोशिशें अंग्रेजों को कैसे हजम होती? बिल्कुल नहीं। और नतीजा हुआ तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792। और इस बार तो अंग्रेजों ने पूरी तैयारी कर ली थी उनको घेरने की। सही कहा। इस बार अंग्रेज अकेले नहीं थे। उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया, ट्रिपल अलायंस। मकसद एक ही था, टीपू को रोकना। हाँ, टीपू की बढ़ती शक्ति को कुचलना। उन्हें डर था कि अगर टीपू को नहीं रोका तो दक्षिण भारत में उनके पैर जमना मुश्किल हो जाएगा। टीपू ने अकेले इन 3 बड़ी ताकतों का सामना किया। बहादुरी तो बहुत दिखाई होगी। जबरदस्त बहादुरी दिखाई, लेकिन आखिरकार संसाधनों की कमी और कहते हैं कुछ अंदरूनी धोखेबाजी भी हुई। उन्हें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। वो ये संधि तो उनके लिए बहुत अपमानजनक थी ना? बहुत ज्यादा। ये टीपू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। शर्तें बहुत सख्त थीं, किसी भी शासक का हौसला तोड़ दें। क्या शर्तें थी? उन्हें अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, युद्ध के हर्जाने के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी, 3 करोड़ 30 लाख रुपए। बाप रे। और सबसे ज्यादा अपमानजनक शर्त यह थी कि जब तक ये रकम अदा नहीं होती, उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा। बेटों को बंधक? जी, अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन। ये किसी भी पिता और शासक के लिए सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। यकीनन। इस अपमान के बाद टीपू का अगला कदम क्या था? क्या वो टूट गए थे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो इस अपमान से बहुत आहत थे, लेकिन टूटे नहीं थे। उन्होंने अपमान का घूंट पिया, जैसे तैसे हर्जाने की रकम चुकाई, बेटों को वापस लाए और फिर से अपनी खोई हुई ताकत हासिल करने की कोशिश में लग गए। मतलब हार नहीं मानी? नहीं, सेना को फिर से संगठित किया, फ्रांसीसियों से मदद लेने की कोशिशें और तेज कर दी। वो हार मानने वालों में से थे ही नहीं। और फिर आया वो दौर जिसने इस कहानी का अंत तय कर दिया। चौथा मैसूर युद्ध 1798-99। हाँ, इस समय भारत में नया गवर्नर जनरल आ गया था, लॉर्ड वेल्सली, और उसके इरादे बहुत साफ थे। क्या इरादे थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, किसी भी भारतीय शक्ति को सिर उठाने लायक नहीं छोड़ना, और इसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार था सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि ये क्या थी, थोड़ा समझाएंगे? ये संधि, देखिए, सुनने में तो लगता था कि अंग्रेज सुरक्षा देंगे। हाँ। लेकिन असल में ये राज्यों को अंग्रेजों का गुलाम बनाने का तरीका था। कैसे? संधि के तहत भारतीय शासक को अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्चा भी उसी शासक को देना होता था। अच्छा। बदले में अंग्रेज कहते थे कि हम बाहरी हमलों से आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन होता यह था कि राज्य अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप देता था, अपनी सेना लगभग खत्म कर देता था और एक ब्रिटिश रेजिडेंट उसके दरबार में बैठ जाता था जो अंदरूनी मामलों में भी दखल देता था। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल अंग्रेजों का। हाँ, राज्य अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता सब खो देता था। और टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक, उसके लिए तो ये नामुमकिन था कबूल करना। बिल्कुल, उन्होंने इस संधि को सख्ती से ठुकरा दिया। और यही नहीं, उन्होंने मदद के लिए फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से भी संपर्क किया, जो उस वक्त मिस्र में था। जी, ये तो सीधी चुनौती थी अंग्रेजों को। क्या ये एक बड़ा जोखिम नहीं था? बहुत बड़ा जोखिम था और टीपू ये जानते थे, लेकिन शायद उनके पास ज्यादा रास्ते बचे नहीं थे। सहायक संधि मान लेते तो अंग्रेजों की गुलामी, वो उन्हें मंजूर नहीं थी। नेपोलियन से संपर्क साधना उनकी आखिरी उम्मीद थी, भले ही वो कितनी भी दूर की क्यों ना हो। लेकिन अंग्रेजों के लिए टीपू का ये कदम आखिरी वार्निंग थी। वेल्सली को पक्का यकीन हो गया कि टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में ब्रिटिश हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उन्हें रास्ते से हटाना ही होगा। और इसीलिए एक बार फिर निजाम और मराठों के साथ मिलकर, हालांकि इस बार मराठे उतने एक्टिव नहीं थे, 1799 में श्रीरंगपट्टनम पर आखिरी और निर्णायक हमला बोल दिया गया। 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम का किला चारों तरफ से घिर गया। अंग्रेजों ने टीपू को सरेंडर करने को कहा। हाँ, संदेश भेजा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और उनका वो मशहूर कॉल, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, ये उनके कैरेक्टर का निचोड़ थे। उन्होंने गुलामी की जिंदगी से मौत को बेहतर समझा। ये उनकी
जबरदस्त इच्छा शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। और फिर वही हुआ। टीपू सुल्तान खुद तलवार लेकर मैदान में उतरे, किले के दरवाजे की रक्षा के लिए। हाँ, भीषण लड़ाई हुई। कहते हैं किले के एक दरवाजे के पास लड़ते लड़ते वो जख्मी हुए और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। जब उनका शव मिला तब भी उनकी तलवार उनके हाथ में मजबूती से थमी हुई थी। उनकी मौत के साथ ही मैसूर की कहानी बदल गई। हाँ, मैसूर की आज़ादी का सूरज डूब गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा किया, किले को लूटा, राज्य का बंटवारा कर दिया और मैसूर के पुराने वोडेयार राजवंश को नाम मात्र का शासक बनाकर गद्दी पर बिठा दिया। और टीपू के परिवार का क्या हुआ? उन्हें पहले वेल्लोर फिर कलकत्ता भेज दिया गया, नजरबंदी में रहे। टीपू को श्रीरंगपट्टनम में ही उनके पिता हैदर अली के बगल में गुंबज में पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। टीपू सुल्तान की कहानी तो उनकी मौत के साथ खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत पर बहस तो आज भी चलती है। उन्हें कैसे याद किया जाता है? उनकी विरासत, हाँ, वो वाकई में कॉम्प्लेक्स है, बहुरंगी है। एक तरफ तो उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज, सबसे मजबूत प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। उनकी बहादुरी, अंग्रेजों को दी गई टक्कर, हाँ, उनके नवाचार, ये सब उन्हें एक नायक का दर्जा देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी और आज़ादी के बाद भी बहुत से लोगों ने उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा, सम्मानित किया। और उनके वो रॉकेट जो आज लंदन के म्यूजियम में है, या श्रीरंगपट्टनम का किला, ये सब सबूत हैं उनकी काबिलियत के। निश्चित रूप से ये उनकी दूरदर्शिता दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले भी बात की, उनकी धार्मिक नीतियों को लेकर विवाद भी खड़े किए जाते रहे। हाँ। उच्च इतिहासकार, खासकर कॉलोनियल दौर के, उन्हें एक कट्टर धर्मांध शासक बताते हैं जो हिंदुओं पर जुल्म करता था। जबकि दूसरे स्रोत, जिनमें उनके अपने दरबारी कागजात शामिल हैं, वो बताते हैं कि उनके प्रशासन में हिंदू अहम पदों पर थे, हिंदू मंदिरों को दान भी दिया। तो ये विरोधाभास क्यों? ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है या एक खास नजरिए से लिखा जाता है। तो फिर एक संतुलित नजरिया कैसे बनाएं? सबसे जरूरी है कि हम किसी एक पक्ष की बात को आंख बंद करके ना मानें। अलग अलग स्रोतों को देखें, उस समय के हालात को समझें और फिर अपनी राय बनाएं। टीपू सुल्तान यकीनन अपने वक्त के एक असाधारण शासक थे। साहसी, दूरदर्शी, हाँ, नवाचार पसंद, और अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास में कोई भी शख्सियत पूरी तरह सफेद या काली नहीं। तो ये थी टीपू सुल्तान की कहानी। एक योद्धा, एक शासक, एक नव प्रवर्तक। हमने उनके जीवन के उतार चढ़ाव देखे, अंग्रेजों से उनके संघर्ष, उनके सुधार, उनकी आखिरी लड़ाई और उनकी जो विरासत है, जो थोड़ी जटिल है लेकिन स्थायी है, उसे समझने की कोशिश की। बिल्कुल। उनका जीवन संघर्ष, शौर्य और अपने राज्य के प्रति समर्पण की एक यादगार गाथा है। हाँ, और टीपू सुल्तान का दौर और उनका जीवन आज भी हमें कई सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। जैसे कि क्या उस दौर में बेहतरीन तकनीक, कुशल कूटनीति और बेमिसाल व्यक्तिगत बहादुरी साम्राज्यवाद की उस जबरदस्त लहर को रोक सकती थी, या हालात ही ऐसे थे कि टकराव और अंत में हार लगभग तय थी? ये बड़ा सवाल है। और आज के जमाने में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, भारी दबावों के सामने खड़े होने की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो टीपू की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचा जा सकता है।